कुछ दिनों से बहुत खुश हूँ और उत्सुक भी। असौज यानी अश्विन का महीना जो आ गया है, पहाड़ों में सबसे ज़्यादा काम असौज और कार्तिक इन्हीं 2 महीनों में होता है। सूखी घास काटकर पेड़ों या लंबे खंभों पर बांधना, जिसे पहाड़ों में गाजू कहा जाता है, गेहूँ और जौ की खेती, साथ ही मडवे की मड़ाई का वक्त। इन महीनों में इतने सारे काम एक साथ आ जाते हैं। बुबू और अम्मा यानी दादा दादी घर में अकेले रहते हैं। माता पिता और भाई बहन पहाड़ों में शिक्षा और चिकित्सा की असुविधा के कारण 8-9 साल पहले हल्द्वानी आ गए और मैं उनके 2 साल बाद यहाँ आई। मेरा बचपन गांव में ही बीता। मेरा गांव मोड़म पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में स्थित है। बहुत छोटा, शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा। नदी से ऊपर चढ़ाई में एक तरफ गांव जहाँ 30-40 घर हैं और दूसरी तरफ सड़क है। अम्मा बुबू पुश्तैनी घर में रहते हैं, लगभग 15 कमरों की लंबी बाखली, जिनमें 4 कमरे मिट्टी से बने और चौड़े पत्थरों की छत वाले हैं। यहाँ छोटे अम्मा बुबू यानी पिताजी के चाचा चाची भी रहते हैं, जिनके बच्चे अपने अपने परिवार के साथ रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्र के बड़े शहरों में गए और वहीं बस गए। बहुत दिनों से घर जाने की बातें हो रही थी। घर जाकर अम्मा का हाथ बटाना था। मम्मी की खराब तबीयत की वजह से मैंने उन्हें घर नहीं जाने दिया। मुझे खेतों जंगलों के काम का ज़्यादा अनुभव नहीं है, क्योंकि बचपन में गांव में मम्मी बुआ अम्मा की उपस्थिति के कारण बाकियों की तरह मुझे ये सब काम नहीं कराए गए। कुछ न कुछ कारणों से गांव जाना आजकल आजकल कर टलता जा रहा था। अंततः 28 सितंबर का दिन आ ही गया, जब सुबह 6-7 बजे गांव की गोविंद भैया की गाड़ी में यहाँ से रवाना हो गई। मैं अपने साथ पसंदीदा किताबें H.G. वेल्स की द टाइम मशीन और जॉन गिरबिन की इन द सर्च ऑफ श्रोडिंजर्स कैट, कपड़े और सिलेबस की कुछ किताबें ले जा रही थी। हम 9 बजे हल्द्वानी पार कर पाए, क्योंकि बाकी सवारियों को ढूंढना मुश्किल हो रहा था। मौसम बड़ा ही ठंडा था और सुबह के नाश्ते के लिए भुजिया घाट में एक ढाबे पर रुके। पहाड़ों में कोहरा छाया हुआ था और सभी ने मौसम का आनंद लेते हुए पकौड़े, चाय और पराठों का लुत्फ उठाया। सभी गाड़ी में बैठे और पहाड़ी गानों के साथ सफ़र की फिर से शुरुआत की। पहाड़ों में सफ़र करते वक्त पहाड़ी गाने ना हो तो सफ़र फीका फीका लगने लगता है। कई महीनों बाद अपने गांव जाने और अम्मा बुबू से मिलने की खुशी मुझे बेचैन कर रही थी। रास्ते में भवाली से आगे कैंची धाम पड़ता है। पहले तक यहाँ इक्का दुक्का दर्शनार्थी दिखाई देते थे, लेकिन कुछ साल पहले क्रिकेटर विराट कोहली और कुछ फिल्मी सितारे यहाँ दर्शन के लिए आए और उन्होंने इस जगह को इतना मशहूर कर दिया कि अब यहाँ भक्तों की ज़बरदस्त भीड़ रहने लगी है। वीकेंड पर लगने वाले कैंची धाम के भीषण जाम के कारण यहाँ यह रास्ता पसीना छुड़ाने लगा है। कैंची धाम के बाद यह सफ़र सुंदर पहाड़ी नदियों के किनारे किनारे चलने लगा। सड़क अच्छी हो तो गाड़ियाँ भी फर्राटे भरती हैं। अल्मोड़ा से ठीक पहले गाड़ियाँ लुधिया में ज़रूर रुकती हैं। यहाँ से यात्री अपने घर के लिए अल्मोड़ा की मशहूर बाल मिठाई खरीदते हैं। मैंने भी मिठाई खरीदी। अल्मोड़ा की घनी आबादी के बीच धारानाला बस अड्डे की संकरी सड़क पर रेंगते हुए हमारी गाड़ी आगे बढ़ी। करीब आधे घंटे में हम चित्तई मंदिर से गुजरे। यह हमारे न्याय के गोलू देवता का मंदिर है। जब किसी को न्यायालय से भी न्याय नहीं मिल पाता तो वह अपनी अर्जी इस मंदिर में एक घंटी के साथ चढ़ा देता है। इसलिए मंदिर में घंटियों का अंबार लगा हुआ दिखाई पड़ता है। बीते कुछ सालों में चित्तई मंदिर में शादियाँ भी होने लगी हैं, इसलिए अब इसे शादियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। दोपहर होने को है, हम धौलछिना पहुंच गए हैं, जो ऊंचाई पर स्थित एक छोटा सा स्टेशन है। हमारे गांव के रास्ते में इस जगह यात्री दोपहर का भोजन करते हैं। यहाँ कई ढाबे हैं जिनमें यात्रियों को सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिलता है। मैंने भी अपने सह यात्रियों के साथ खाना खाया और थोड़ी देर रुककर आगे बढ़े। धौलछिना से सड़क ढलान में उतरती है और करीब 1 घंटे बाद सरयू नदी के किनारे शेराघाट पहुँचती है। शेराघाट का पुल पार करते ही हम अपने ज़िले यानी पिथौरागढ़ में प्रवेश करते हैं। यहाँ से 1 घंटे के सफ़र के बाद छोटा सा नगर बेड़ीनाग पड़ता है। अच्छी खासी ऊंचाई वाले बेड़ीनाग से हिमालय की विस्तृत श्रृंखला के दर्शन होते हैं। थल से आगे बढ़ते बढ़ते अंधेरा होने लगा। यहाँ हमारी गाड़ी रामगंगा नदी के पुल को पार करती है। यह पूर्वी रामगंगा है, जो नामी ग्लेशियर से निकलती है और रामेश्वर नाम की जगह पर सरयू नदी में विलीन हो जाती है। वही सरयू जो हमें शेराघाट में मिली थी। सड़क रामगंगा के साथ आगे बढ़ती है और अगले कस्बे नाचनी पहुंचते पहुंचते हमें पूरी रात हो गई। नाचनी में ड्राइवर ने बाकी सवारियों को उतारा और फिर तेजम से होते हुए 7-8 बजे के आसपास हमें ककड़ सिंह बैंड पर पहुंचा दिया।
यह हमारा सड़क मार्ग का गंतव्य है। आगे का सफ़र पैदल होना है। रात हो गई थी और अकेले गांव की चढ़ाई चढ़ना खतरनाक था। अच्छी बात यह है कि भरत चाचा और धीरू भी मिल गए। भरत चाचा ने भारी बैग देकर मेरा बोझ हल्का कर दिया और बातें करते करते मैं घर पहुंच गई। स्वागत में डब्बू बैठा हुआ था। दूर से भौंक रहा था, लेकिन पास गई तो खुश हो गया। मैंने उसे थोड़ा लाड़ किया और बदले में उसने भी पूंछ हिलाई। अंदर गई तो अम्मा बुबू टीवी देख रहे थे। मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उनके पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद देने के साथ साथ डांट भी दिया, क्योंकि मैंने अपने लंबे बालों को कटवाकर गले तक कर लिया था। मैंने सफ़र की बातें बताई और गोविंद दादा की शिकायत की। किस तरह उन्होंने अंधेरे में गाड़ी रफ्तार से भगाई। मुझे तो सही सलामत घर पहुंचने पर भी शक था। फिर गर्म पानी से हाथ पैर धोकर रात का खाना खाया और फिर सो गई। पूरे दिन सफ़र में होने के कारण मुझे अच्छी खासी नींद आई। सुबह बूबू की आवाज़ आई, तनु। समय देखा तो 7 बज चुके थे। मैं उठी तो पता चला कि अम्मा 1 घंटे पहले ही घास काटने जा चुकी थी। मैं भी जंगल चली गई। मैंने बच्चों की तरह उत्सुक होकर घास काटा। अम्मा ने मेरी तारीफ़ की और कुमाऊनी में कहा, आहा भला कटूना है तुझे, मतलब अरे वाह अच्छा काट रही है तू तो। यह सुनकर मैं खुश हुई और अपने काम पर लग गई। अब दोपहर होने को है, धूप भी तेज हो गई, तो अम्मा और मैं घर को आ गए। वापस आए तो बूबू घर का सारा काम निपटा कर खाना बना रहे थे। मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की और खाना खाने के बाद फिर से पढ़ने लग गई। शाम को फिर घास लेने गई। पहाड़ों में इन महीनों में घास काटकर सुखाकर सर्दियों के लिए इकट्ठा करके रखते हैं, जिससे सर्दियों में घास की समस्या ना आए। किसी लंबे लट्ठे में या ऊंचे पेड़ों में इन घास के पुलों यानी घास का गट्ठर को इकट्ठा कर पिरामिड जैसा आकार दिया जाता है। यह घास सर्दियों में गाय भैंसों को खिलाई जाती है। इससे सर्दियों में ठंड बढ़ने या बर्फ़ पड़ने पर पशुओं के लिए चारे की समस्या नहीं होती। मैं गांव में सबसे मिली। मेरा रोज़ एक सा ही दिन गुजर रहा था, लेकिन गांव की हरियाली, दूर खड़े बर्फ़ के पहाड़, नदी की आवाज़ से जैसे उदास सी ज़िंदगी में फिर से जान आ गई हो। लगातार प्रयास से अब मैं गाजू काटना भी सीख गई थी। गाजू के जंगल को मांग कहा जाता है। जब अम्मा मुझसे पहले मांग चली जाती थी तो मैं उनके लिए अमरूद ले जाया करती। मांग में खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। जब मैं मांग की तस्वीरें शेयर करती तो मेरे शहरों में रहने वाले दोस्त बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मांग की ढलान ऐसी होती कि थोड़ा भी संतुलन बिगड़ा तो गिरकर बहुत नीचे पहुंच जाएंगे। नवरात्रि का समय आया, गांव में पूजा हुई। एक एक कर सभी गांव वाले पैसे जमा करने लगे। पैसों का सारा भार बूबू के सर पर था। पैसों का हिसाब लगाने में मैंने बूबू की मदद की कि कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ और कितना पैसा बचा है। पूजा हुई, मेला लगा, पारंपरिक लोक नृत्य, झांझरी लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद हुंकारा देवी मंदिर होकरा में गांव के एक चाचा की पंचबली पूजा थी। मैं पशु हत्या के विरोध में हूँ और खुलकर इसका विरोध करती हूँ, लेकिन यहाँ मैं कुछ नहीं कर पाई और हर किसी ने मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश की। मैंने प्रार्थना की कि अगर कोई वास्तव में ईश्वर है तो इन मासूमों की रक्षा करें, लेकिन मेरी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। उन पशुओं को देख पाने की हिम्मत मुझे नहीं हो रही थी, तो मैं नानी के घर चली गई। होकरा में मेरा ननिहाल भी है। रात को मैं और बूबू वहीं रुके। नानी, नाना, मामा, मामी सभी खुश थे और उनसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जाते वक्त नानी ने मेरे हाथ में कुछ पैसे थमाए। बैग में न जाने क्या क्या भरकर मुझे विदा किया। रात को पहुंचकर अम्मा को सब बताया और खाना खाकर सो गए। अगले दिन फिर से गाजर काटा, खेत में गोबर सारा और रोज की तरह अमरूद और माल्टा तोड़कर खाए। इस बार हमारे पेड़ों में अमरूद बहुत लगे थे। बहुत सारे तोड़े। ऊंचे लंबे तिरछे पेड़ों पर चढ़कर अमरूद तोड़ने का मजा ही कुछ अलग था। माल्टा किसी कारण से खराब नहीं लगे। इस बार बुआओं के लिए मुंसारी, राती भी बहुत सारे अमरूद भेजे, लेकिन दिल्ली वाली बुआ के लिए नहीं भेज पाए। खेतों में बुआई शुरू हुई। काम का बोझ बढ़ा, लेकिन मुझे तो इसमें मज़ा आ रहा था। कुछ दिनों बाद जब काम का बोझ कम हुआ तो ताई जी के घर उनके बुलाने पर चले गई। हमारे यहाँ मम्मी की बड़ी बहन को भी ताई जी कहा जाता है। जब मैं ताई के गांव की सड़क पर पहुंची तो ताई ने अपनी बड़ी बेटी किरण को मुझे लेने आधे रास्ते भेज दिया। किरण पिथौरागढ़ से आई हुई थी। उससे मैं पहली बार मिली, लेकिन वह मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके साथ इतनी बातें हुई कि लगा ही नहीं पहली बार मिल रहे हैं। बारिश के कारण उनके गांव की सड़क खराब थी तो पैदल चलना पड़ा। लगभग 2-3 किलोमीटर की ढलान पर उनका घर था। हमारी हाइकिंग तो वहीं हो गई थी।
ताई के लिए भरे अमरूद काफ़ी भारी हो रहे थे, तो किरण ने उन्हें पकड़ा। अगले दिन हम लोग बिरती फॉल गए। यहाँ मैं दूसरी बार गई थी। वहाँ की खूबसूरती के चर्चे तो विश्व प्रसिद्ध हैं। इस बार वहाँ एक ग्लास ब्रिज बना हुआ था, बहुत सुंदर। झरने की आवाज़ मेरी सबसे पसंदीदा आवाज़ों में से एक है। वहाँ से वापस आने का मन नहीं कर रहा था। बहुत सी तस्वीरें खींची और लौटते लौटते रात हो गई। बिरती फॉल उनके गांव में ही है, लेकिन फिर भी घर पहुँचते पहुँचते बाघ भालू का डर बढ़ रहा था। हम दोनों लड़कियाँ अकेले जंगल के रास्ते चल रही थीं। अगले दिन किरण पिथौरागढ़ वापस जाने वाली थी। वह मुझे भी साथ चलने के लिए कह रही थी। सबकी हामी भरने के बाद मैंने भी घर से अनुमति ले ली। 2 दिन ताई के घर रुकी। उन्होंने भी कुछ पैसे मेरे हाथ में रखे और ककड़ी, माल्टा और कपड़ों से भारी बैग तैयार कर दिया। फिर हम दोनों सड़क की ओर चल दिए। सुबह अंधेरे में मोबाइल की लाइट जलाकर हमने 1 घंटे का रास्ता तय किया और रोड पर पहुंच गए। यह सब बहुत ही एडवेंचरस पल थे। गाड़ी में ठंडी हवा और बाहर के कोहरे से ठिठुरते पिथौरागढ़ पहुंचना और भी रोमांचक था। किरण के कमरे में हम सुबह करीब 11:30 बजे पहुंचे। वहाँ किरण की अम्मा ने खाना बनाकर रखा हुआ था और भाई नवीन स्कूल गया हुआ था। शाम के वक्त हम लंदन फोर्ट घूमने गए। वह बेहद सुंदर जगह है। वहाँ के इतिहास के बारे में पढ़ा और थोड़ा घूमे। यह वर्ष 1789 को गोरखाओं द्वारा बनाया गया था। 1817 में अंग्रेज़ों से हार के बाद यह इलाका अंग्रेज़ों के अधीन हो गया और तब से इसका नाम लंदन फोर्ट पड़ा। रात और अंधेरा होने पर वापस आ गए। अगले दिन सुबह हम चंडाक गए। मैं बस यही सोच रही थी कि काश ये सब हल्द्वानी में भी होता तो कितना अच्छा होता। इतनी खूबसूरत जगह है। वहाँ से पिथौरागढ़ इतना सुंदर दिख रहा था कि मेरा वहीं बस जाने का मन कर रहा था। मैंने अपने सिर पर एक विशेष प्रकार का कपड़ा ओढ़ रखा था। उत्तराखंड की महिलाएं इसे पहने रखती हैं। यह सुंदर सा कपड़ा हमारी संस्कृति का प्रतीक है। वापस आकर मार्केट से थोड़ी खरीदारी की और घर पहुंचकर शाम को फिर घूमने निकल गए। किरण के कमरे से कुछ कदम की दूरी पर एक एडवेंचरस पार्क था। हालांकि शाम हो चुकी थी, इसलिए अच्छे से घूम नहीं पाए, लेकिन उसके दोस्तों के साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। मैं अगले दिन सुबह 11 बजे की गाड़ी से वापस अपने घर आ गई और हमेशा की तरह अम्मा बुबू को सब कुछ बताया। दिवाली आ गई थी और मेरे पिथौरागढ़ से घर लौटने तक बुबू ने घर में पेंट करवा लिया था। घर और भी सुंदर लगने लगा था। अगले दिन दिवाली की खरीदारी के लिए बुबू और मैं बाजार गए। बहुत सारी चीज़ें खरीदी और सभी कह रहे थे कि मेरे आने से घर में रौनक हो गई है। दिवाली पर मैं पटाखे फोड़ने में ज़्यादा यकीन नहीं रखती और इसमें मुझे कुछ खास मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि पटाखों की आवाज़ से डब्बू के साथ साथ और जानवर भी परेशान हो जाते हैं। मैंने आम की पत्तियों और गेंदे के फूलों से मालाएं बनाई और पूजा की। दिवाली की रात को खूब सारी बातें की और त्योहार का आनंद लिया। घर में ज़्यादा पढ़ाई का समय तो नहीं मिल पाता था, फिर भी समय निकाल कर पढ़ती थी, लेकिन अपनी पसंद की नॉवल एक दिन भी नहीं पढ़ पाई। अम्मा और बूबू भी डिस्टर्ब नहीं करते। उनका यही सपना है कि मैं पढ़ाई में आगे बढ़ती रहूं। रोज़ शाम को बूबू और मैं पॉलिटिक्स की बातें करते। कभी कभी तो डिबेट ही शुरू हो जाती। बूबू मुझे कई चीज़ें सिखाते, दुनियादारी समझाते, सही गलत का फ़र्क समझाते और पूरी कोशिश करते कि मैं मार्ग से ना भटकूं। वह मुझे बचपन से ही सामान्य ज्ञान और शिक्षा का महत्व समझाते और अब भी ऐसा ही करते हैं। जब तक मैं छोटी थी तब तक अम्मा भी मुझे लिखना पढ़ना सिखाती थी और मुझे 20 तक पढ़े तो अम्मा ने ही सिखाए। दिवाली के बाद के त्योहारों में भी घर में रौनक बनी रही। अम्मा ने भैया दूज में पूजा की तेल और खिलों से, क्योंकि पहाड़ों में यह त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस दिन घर के बड़े छोटों को खूब भर भर कर आशीर्वाद देते हैं। अम्मा ने लकड़ी वाले चूल्हे में चावल के चीले बनाए। मैंने भी पुरानी रीति रिवाजों की तरह गाय के नीचे से चीलों को लुढ़काया। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। मुझे दादी ने बताया कि ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। मम्मी ने बताया कि हम गाय को माता मानते हैं, तो उनके सम्मान में ऐसा किया जाता है। इस बार गांव जाने का अनुभव मेरे लिए बेहद खास रहा। द्वितीया यानी भैया दूज के दिन दिया गया विशेष प्रकार का आशीर्वाद मुझे हमेशा याद आता है और मैं कोशिश करती हूँ कि वे सभी पूरे हों। यह बहुत लंबा आशीष गीत है। इसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं। जी रहे जग रहे यो दिन बार पटन रहे, दुब जस फैल जाए बेरी जस फली जाए, हिमालय में यूं छन तक गंगा जी में पानी छन तक, यो दिन और यो मास भेटने रहे।
आकाश जस उच्च है जे, धरती जस चकव है जे, स्याव जैसी बुद्धि है जो, स्यू जस तरण है जो, जी रहे जग रहे। इसका भावार्थ है कि तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम्हारा नाम धूप की घास की तरह पूरे संसार में फैल जाए। जब तक हिमालय में बर्फ़ है, जब तक गंगा जी में पानी है, तब तक तुम अपना परचम लहराते रहो। आकाश जैसे ऊंचे हो जाना, धरती जितनी विस्तृत हो जाना, लूमड़ी जैसी बुद्धि पाना। वैसे तो यह आशीष गीत रेले पर्व पर भी गाया जाता है, लेकिन हमारे वहाँ इस दिन भी भर भर के ये आशीर्वाद देते हैं। अब परीक्षा की तिथि नज़दीक आ रही थी और न चाहते हुए भी मुझे लौटना पड़ा। जब घर से विदा होती हूँ तो अम्मा की आंखों के आंसू देखकर मेरा दिल भर आता है। घर पर अम्मा, बूबू और मेरे प्यारे कुत्ते डब्बू के साथ बिताए अनमोल पलों की बहुत याद आती है।